हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर सेकेंड जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक लेक्चर दिया हुआ है जिसे आप एक बार ज़रूर देखें और अपना बेसिक कंसेप्ट मजबूत करें। उसमें मैंने बहुत से टर्म बताए थे और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सब चीज़ें मैंने बताई है, तो एक बार ज़रूर देखें और अपना कंसेप्ट ज़रूर बूस्टअप करें। तो चलिए आज हम इस नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आप पढ़ चुके थे कि अगली क्लास में हमने ये जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट बिना फार्मूले के भी निकल सकता है। उसमें होता क्या था कि आप कोई मनी यानी किसी से उधार ले रहे थे तो उस उधार पे इंटरेस्ट लगता था भाई। तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हर एक साल उसी अमाउंट पर लगता था, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है उस पर भी फिर इंटरेस्ट लगेगा। यही अंतर था उसमें। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लो, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे मान लो आपने 100 रुपये उधार लिया किससे, रेट था आपका 20%, टाइम आपने मांगा 3 साल और आपसे पूछ दिया आप कितना उसे लौटाओगे। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है तो कितना हम लौटाएंगे, यही क्वेश्चन है। तो देखो, 1 साल का एसआई कितना होगा प्यारे बच्चों। पहले तो 1 साल का एसआई निकालोगे तो 100 × 20 × 1 यानी 1 साल का एसआई कितना हुआ, 20 रुपये। ये 20 रुपये 1 साल बाद आपको देना है तो आपका प्रिंसिपल यानी जो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 100 + 20 रुपये आपको देना है, क्योंकि ये 20 रुपये 1 साल बाद आपका 120 रुपये हो जाएगा। अब इस 120 रुपये पे आप इंटरेस्ट दोगे फिर अगली बार, तो फिर एसआई फॉर सेकेंड ईयर। देखो यहाँ पर एसआई हर 1 साल के लिए अलग क्यों आ रहा है, जो इंटरेस्ट निकल रहा है, या तो हम इसको सिंपल भाषा में इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर तो आप ऐसे बोल दो, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, ठीक है। यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेकेंड ईयर पर इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो आपका ये अमाउंट्स है, ठीक है। 120 तो 120 × 20% मल्टीप्लाई 100/100 यानी 24 रुपये, ठीक है। अब इस 24 रुपये को किस में ऐड करेंगे, तो जो आपका प्रिंसिपल थर्ड ईयर का आएगा इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। फिर एसआई निकालोगे थर्ड ईयर्स के लिए, सॉरी इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर, एसआई नहीं बोलेंगे क्योंकि एसआई तो हर साल सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन थर्ड ईयर यानी इतना रुपये आप थर्ड ईयर का इंटरेस्ट दोगे। तो आपसे बोला क्या है कि आप 3 साल बाद कितना रुपये उसे टोटल दोगे, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। एसआई होती तो कुछ नहीं करवाता। एसआई का आप फार्मूला जानते हो, 3 साल का अगर एसआई पूछ दे आपसे तो 100 × 20 × 3/100 यानी 60 रुपये आपका एसआई होता। तो टोटल अमाउंट उसे कितना देते, अगर एसआई वाला रेट आता तो 160 रुपये उसको पूरा देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो थोड़ा उसको अधिक मिलेगा। देखो आपका ये 20 रुपये इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट, तीनों इंटरेस्ट जोड़ दो किसमें, जो ओरिजिनल वैल्यू थी आपकी। या तुम डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, जो 144 रुपये है ना आपका, इसमें सीधे इसको जोड़ दो, यही आपको अमाउंट देना पड़ेगा। तो अमाउंट पेड कितना करोगे, 144 + 28.8 यानी इतना रुपये आप उसे पेड करोगे फाइनली, ठीक है। बातें समझ रहे हो। तो इसमें हो क्या रहा है, यही हो रहा है कि आप इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट दे रहे हो। देखो ध्यान से, 20 रुपये इंटरेस्ट आया ना, तो इसको मैंने प्रिंसिपल में जोड़ा, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था, तो 120 रुपये हुआ। अब इस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, ठीक है। यानी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जहाँ लगता है वही कंपाउंड इंटरेस्ट का सीरीज है, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे समझा था कि, लेकिन अब क्या होगा, आप तो ये कर लोगे ऐसे, लेकिन बड़ा स्टेप बढ़ जाएगा। अब क्या होगा कि अगर करीब आपसे पूछे 6 साल का, तो इतना तो नहीं ना लिखोगे बार बार स्टेप, फिर प्रिंसिपल फॉर 4 ईयर, तो उस समय आपको फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो फार्मूला क्या है उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपने समझा कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। यहाँ पे एक फार्मूला दिया है, देखो क्या है, ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम। यानी अमाउंट मतलब जो मनी बाद में बनेगी, जो आपको देना है, यानी अमाउंट टू बी पेड, आप कितना पैड करोगे, अमाउंट टू बी पैड बोल सकते हो, बाद में आप कितना पैड करोगे। पी मतलब प्रिंसिपल, यानी आपने कितना उधार लिया। आर का मतलब रेट, टी का मतलब टाइम, ठीक है।
इतनी बातें आप समझ रहे होगे, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम सॉल्यूशन करेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या हो सकता है आपके पास कि अगर मान लो मैंने 100 रुपये आपको 1000 रुपये उधार दिया, टाइम दे दिया 5 ईयर्स, रेट दे दिया 10%, तो आप वैसे भी कर सकते हो। एक बार 1 साल का ऐसा ही निकालिएगा, फिर दूसरे साल का प्रिंसिपल बनाइएगा, जोड़िएगा, फिर निकालते रहिएगा, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है देख लो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले अमाउंट ही निकालना है ना, सीधे अमाउंट निकालिए। आपसे पूछा है CI क्या होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो अमाउंट के फार्मूले में P1 + R, रेट का मतलब 10/100, टाइम कितना है बाबू 5 साल, है ना। तो ये फार्मूला से भी आप कर सकते हो 1000 11/10 की पावर 5, देख रहे हो पावर 5 है, ठीक है। तो पावर 5 का मतलब क्या होगा, 1000 आपका ऐसे रहा, 11 11 11 11 11 11, यहाँ पर क्या होगा 5, 3 0 3 0 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 100 बचा, इतनी चीज़ें ही हैं। अब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका अमाउंट आएगा। अब उस अमाउंट जब आ जाएगा आपका, तो यहाँ से आप अमाउंट निकाल लोगे, ठीक है। 121.11, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अमाउंट आएगा। अब आपको निकालना है क्या CI, क्या निकालना है CI, तो CI भी आप निकाल सकते हो। CI की वैल्यू क्या होगी, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है, जितना आप उधार लिए थे। भाई ये तो अमाउंट है ना, जो आप पैड करोगे, आप इसे मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो अमाउंट माइनस P से क्या मिल जाएगा, CI, जो आपको पैड करना है। तो देखो ऐसे अगर टाइम ज़्यादा हो जाए, 10 साल 15 साल, तो इस सब चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी बहुत से क्वेश्चन बनेंगे, कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल सकते हैं आपसे 3 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है, रेट है आपका 20%, टाइम आपसे पूछ देगा, टाइम बताइए क्या होगा, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है। मान लो यहाँ पर तो कैसे करोगे, अमाउंट का फार्मूला लिखोगे टू द पावर T, ऐसे बोलेंगे। देखो P से P कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 3, समझ रहे हैं बात को, P से P कैंसिल, क्योंकि अमाउंट 3 टाइम्स हो रहा है, तो 3P लिखेंगे, P मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/5 के पावर T, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6/5 3। अब यहाँ पर पावर T है ना, तो अब T कैसे आप निकालोगे, वहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो इस समय जब आप T ऐसा क्वेश्चन मिल जाए कैसे हम T निकालेंगे, तो यहाँ पर लॉगरिथम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लॉगरिथम। तो आप इधर log लेना 10 बेस 10, इधर log 10 लेना, तो कैसे लेते हैं, देखो log बेस 10 3, अभी log आप पढ़े नहीं होगे तो कुछ आइडिया बस हल्का से देखो, एक log बेस 10 होता है, ठीक है, इसको इधर लगाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा log बेस 10 6/5 के पावर T, ठीक है। अब उसमें एक पढ़ाया जाता है कि जब भी आपके पास कोई लॉगरिथम है, ठीक है, ये बेस 10 है और यहाँ पर m है, कोई n है, m मतलब कोई नंबर, कोई वैल्यू, n मतलब भी कोई डिजिट, तो इसका फार्मूला होता है n log बेस 10m, ठीक है, ये होता है। तो आप इसको भी ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 10 T आगे आ जाएगा क्योंकि पावर है, तो log 10 6/5 = log 10 3, ठीक है। अब यहाँ से T निकालना, तो T यहीं पर रखो, जो चीज़ें निकालनी है उसको एकदम अकेला कर दो, वो वहीं पर रहेगा। तो log 10 3/log 10 6/5, यही आपका टाइम निकल जाएगा। अब log 10 3 की वैल्यू देख लो और log 10 6/5 की वैल्यू देख लो, आप यहाँ से निकाल सकते हो टेबल में, ठीक है। इसका लॉग पढ़ेंगे आप लोग, लागे है चैप्टर है लॉगरिथम, ठीक है। तो ये सब आइडिया आपसे पूछ सकता है, बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब यहाँ पर क्या करेगा कि आपको टाइम दे देगा, 2 साल टाइम दे दिया, अब आपसे रेट पूछ देगा, रेट क्या होगा, तो आप ऐसे ही करोगे। आप फार्मूला का हेल्प लो। अब तो वहाँ पर सही वाला काम हो भी सकता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसीलिए फार्मूले को बताना ज़रूरी है। इस फार्मूले की हेल्प से आप रेट निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, P बता सकते हो, अमाउंट बता सकते हो। तो फार्मूला का कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, ठीक है। नहीं कह सकते हैं कि फार्मूला नहीं याद होना, फार्मूला याद करना भी ज़रूरी है, ठीक है। इन बातों को आप समझ जाइएगा, ठीक है। क्या होगा ना कि जब आपको क्वेश्चन जब देगा तो उस क्वेश्चन में बोल देगा कि रेट पहले साल का रेट 10 है, दूसरे साल का रेट 20 है, तीसरे साल का रेट 30, यानी रेट को ही चेंज कर देगा हर साल। तो उस समय आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो बस आप जो फार्मूला भी पढ़े थे ना, इसी का हम मॉडिफाइड करेंगे। A = P 1 + R/100 की पावर T, यही फार्मूला है ना अमाउंट का, ठीक है। अब आपसे बोला है टाइम 3 साल, ठीक है, पहले साल का रेट 10%,
दूसरे साल का रेट 20%, थर्ड साल का रेट 30%, ठीक है। अब आपसे बोला है कि भाई अमाउंट बताओ क्या होगा। तो देखो इसको हम जनरली अगर 3 साल के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम की जगह थर्ड लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर पावर थर्ड है। पावर थर्ड का मतलब जैसे देखो 6 के पावर थर्ड लिख दो तो इसका मतलब क्या है 6 × 6 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P 1 + R/100, फिर एक बार और, यही तो मीनिंग है ना भाई। पावर थर्ड लगाने का मतलब क्या है, चीज़ें 3 बार लिखो। तो आपको भी कुछ नहीं करना है, जो रेट पहले साल का है 10, तो आपको भी कुछ नहीं करना है। यहाँ पर R1 बोल दीजिएगा, ये R2 है, ये R3 है। भाई उस समय रेट सभी सेम था तो R सब में था। अब रेट अलग हो गया है तो R1 R2 R3, तो क्या फार्मूला हो जाएगा इसका, ऐसे 1 + R1/100 पहला, फिर दूसरा 1 + R2/100, 1 + R3/100। अब मान लो 4 साल के लिए तब चेंज कर सकते हैं 1 + R4/100, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप ऐसे चलता जाएगा। अगर 5 साल का पूछे तो 1 + R5/100, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया गया है। आप ऐसे याद भी रख सकते हो या समझ सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो वही कहानी होगी, जैसे देखो प्रिंसिपल कुछ दिया होगा, फिर ऐसे आप अमाउंट निकाल लोगे। जब आपका अमाउंट आ जाएगा तो CI कैसे निकालते हैं, अमाउंट मतलब जो मैं दूंगा, तो अमाउंट में से अगर आप प्रिंसिपल घटा दोगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कितना मैंने इंटरेस्ट उनको दिया जिससे लिया था मैंने, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ जो हमने अभी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा, इसका बहुत फील्ड में यूज होता है। जैसे कि आप पॉपुलेशन प्रॉब्लम बताते हो, जैसे एक गांव है या शहर है या किसी विलेज की जो पॉपुलेशन है वो हर साल 10% बढ़ जा रही है, यानी रेट क्या है बढ़ने का 10%, हर साल बढ़ रही है। जैसे अभी 100 थी तो अगले साल कितना हो जाएगी 110, फिर उसके 1 साल बाद जाओगे तो उस 110 पे 10% बढ़ेगा, ये कहने का मतलब है। तो वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट का रोल होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है किसी गांव में लोग हैं जो कि धीरे धीरे घटते जा रहे हैं, यानी पॉपुलेशन कम हो रहा है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डिके होगा, कम होता जाएगा, तो वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज होगा। तो देखिए कैसे समझते हैं। जैसे मान लो कोई गाँव था, समझते हैं इसको पहले, एक विलेज था, ठीक है, जिसमें पहले जो पॉपुलेशन था, पॉपुलेशन इनिशियल वो x था, कितना था x था। अब वो रेट बोला है कि 10% पर एनम, यानी 10% पर एनम घट रहे हैं, यानी एक साल में 10% पॉपुलेशन घट जा रहा है। यहाँ पे घटने की बात हो रही है। तो आप बताओ 2 साल बाद यानी 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा, यानी 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा। तो भाई 3 साल बाद पॉपुलेशन मतलब घट ही जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो कंपाउंड वाला काम होता है। जैसे अभी 100 था पॉपुलेशन, 10% घटा तो 90 होगा। आप 10% माइनस करना आता होगा आपको, इसमें से 10% माइनस करिए, 100 का 10% तो 90 आएगा, फिर 90 का 10% घटाना पड़ेगा, यानी जो सेकेंड साल का प्रिंसिपल होगा या पॉपुलेशन होगा उसमें से 10% घटाना है, ये है मतलब। तो इसका मतलब यही होता है, इसीलिए यहाँ पर कंपाउंड वाला रूल चलता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू बोलते हो ना प्रिंसिपल 1 + R/100/50, ये बोलते हैं हम लोग फार्मूला, लेकिन यहाँ पर घट रहा है ना, डिक्रीज। तो डिक्रीज का मतलब माइनस, यानी रेट माइनस में होगा, तो क्या बोलेंगे 1 - R हो जाएगा /100⁻T, ये हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस फार्मूले का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या होगा, पॉपुलेशन x था 10/100⁻3, यानी यही पॉपुलेशन होगा 3 साल बाद घटा हुआ, ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, आपको समझना है जब डिक्रीज होगा पॉपुलेशन तो साइन माइनस का, और जब इंक्रीज होगा तो प्लस का साइन। अभी बोल देता है इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं प्लस, ठीक है। बातें क्लियर। देखिए एक होता है ग्रोथ फैक्टर एंड डीके फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर का मतलब बढ़ते जाना, ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे, ग्रोथ मतलब बढ़ रहा है भाई, डीके फैक्टर मतलब कम हो रहा है। तो देखो क्या होता है कि अगर मान लो कोई विलेज है, विलेज से समझते हैं सिटी से, उसका पॉपुलेशन इनिशियल x था, क्या था x, और 1 साल बाद घट के क्या हो गया आपका, मान लेते हैं y हो गया आफ्टर 1 ईयर्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, कैसे बोलोगे, अमाउंट, यही फार्मूला लगाते हैं P + 1 - R/100⁻T,
भाई घटने का मतलब माइनस, और बढ़ता तो क्या होता प्लस। देखो ये समझ सकते हो, डिक्रीज के लिए यानी डिके के लिए, और इंक्रीज के लिए क्या होगा, इंक्रीज के लिए ये होगा। ठीक है, तो देखो भाई शुरू में लोग कितने थे, देखो शुरू में मान लेते पी थे, वही वाला फार्मूला, पी लोग थे, ये ठीक है, शुरू में पी लोग थे, बाद में कितने हो गए, एक साल बाद ए हो गए। एक साल का मतलब क्या होगा, टाइम इज़ 1 ईयर, टाइम इज़ 1 ईयर यानी एक साल बाद इतने हो गए। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा ना A/P का, ये डीके फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डीके फैक्टर। इसी को डीके फैक्टर बोलते हैं। डीके फैक्टर मतलब हर एक साल कितना डीके हो रहा है। डीके मतलब कमी आ रही है। जैसे एग्जाम्पल समझो, देखो एक गांव था, 100 लोग थे, इसमें 10% की कमी आ रही है हर साल। तो 10% मतलब 90 लोग होंगे, बचेंगे, 10% खत्म हो जाएंगे। तो 10% यहाँ पर परसेंटेज है, लेकिन उसका डीके निकालना होगा तो क्या होगा, तो देखो ये 90 होगा, क्या अमाउंट होगा एक साल बाद का, और शुरू में कितने लोग थे, 100। क्योंकि भाई प्रिंसिपल क्या बताता है, शुरू वाले लोग कितने लोग गांव में थे, 100, और अमाउंट ये यानी 9/10, 9/10 का मतलब 0.9। तो यही क्या कहलाएगा, डीके फैक्टर। ये हर एक साल के लिए लागू होगा। जैसे पहले साल 0.9 घटा, तो अगले साल भी 0.9 ही घटेगा। ठीक है, तो ये बातें याद रखिएगा। अभी इसको बोला जाए कि ग्रोथ हो रहा है यानी बढ़ रहे हैं लोग, तो उस समय क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको फार्मूले में, 1 + R/100 = A/P, यानी ये चीज़ें याद रखनी है ग्रोथ फैक्टर के लिए। ठीक है, ये किसके लिए था, डीके फैक्टर के लिए। ठीक है, पॉइंट समझिए ध्यान से, क्या होता है ग्रोथ फैक्टर। तो वही कहानी है, 100 लोग थे गांव में, 10% बढ़ गया, तो कितने लोगों के बाबू, 110। तो 110 का मतलब अमाउंट बाई प्रिंसिपल 100, यानी 1.1 क्या हो जाएगा आपका, ग्रोथ फैक्टर। यानी हर साल 1.1 लोग बढ़ते जा रहे हैं। जैसे अगर आप इसे समझोगे, क्वेश्चन कैसे दे देगा आपको, बोल देगा कि ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर 1.1 है, और जो इस समय की पॉपुलेशन है इनिशियल वो 1000 है। तो आपको बताना है 3 साल बाद, 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगा, न्यू पॉपुलेशन। ठीक है, 3 साल बाद न्यू पॉपुलेशन क्या होगा, यही क्वेश्चन है। ग्रोथ फैक्टर 1.1, इनिशियल पॉपुलेशन ये टाइम 3 साल, न्यू पॉपुलेशन क्या होगा। तो भाई ग्रोथ फैक्टर हर साल काम करता था, ये नहीं बोलते थे, हर एक साल में 1.1 लोग बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर पहले साल 1000 लोग थे, तो अगले साल कितना हो जाएंगे, 1.1 से मल्टीप्लाई, फिर उसके अगले साल कितना हो जाएंगे, तो जितने लोग बने हैं फिर उसमें 1.1 का मल्टीप्लाई, फिर उसके अगले साल कितने लोग हो जाएंगे, तो जितना बने हैं फिर 1.1, यानी यही आपका आंसर दे देगा टोटल न्यू पीपल्स का। समझ गए बात। तो ग्रोथ फैक्टर एक्चुअली में आप कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको, बस आपको ये समझना है कि जो ये पूरी वैल्यू आई है कहाँ से आई है, 1 + R/100 से आई है, बस यही लॉजिक था। यानी 1 + R/100 इज़ नोन एज ग्रोथ फैक्टर एंड 1 - R/100 इज़ नोन एज डीके फैक्टर। अगर आप माइनस लगा दो तो डीके हो जाएगा, डीके मतलब कम हो रहे हैं लोग। ठीक है, ये एक साल के लिए। तो अगर आपको ग्रोथ फैक्टर मालूम है तो आप 3 साल 4 साल सब निकाल सकते हो। ग्रोथ फैक्टर में क्या क्या छिपा रहेगा, R छिपा रहेगा, 100, ये सब चीज़ें रहेंगी उसमें। ठीक है, अगर आपसे ग्रोथ फैक्टर दे दे और पूछ दे रेट क्या है, तब बता सकते हो, देखो बता सकते हो 1 + R/100 = 1 और ये होना चाहिए कि रेट हर साल सेम हो, रेट चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो R/100, ये इधर जाएगा तो क्या बचेगा 0.1, तो R की वैल्यू 10%। ठीक है, बात आप समझ रहे होगे, 10%। भाई ग्रोथ फैक्टर ये है, ग्रोथ फैक्टर का मतलब यही है। ठीक है भाई, हम यही तो बोल रहे थे, A/P एक साल के लिए 1 + R/100 के बराबर होता है ग्रोथ फैक्टर के लिए, और माइनस लग जाएगा तो डीके फैक्टर के बराबर। ठीक है, तो बातें क्लियर हो गई। है कि कभी कभी हम जब सामान खरीदते हैं तो उस समय जो वस्तु होती है उसका अमाउंट धीरे धीरे घटता जाता है। जैसे अभी 100 रुपया था, तो भाई टाइम टू टाइम उसका वैल्यू घटता जाता है, यानी मार्केट में डिमांड कम हो गया तो उसका रेट घटता जाता है। तो वहाँ पे भी कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। बोल देगा कि एक कंपनी था जिसमें कुछ सामानें थी, अब उसका नीलामी करने का टाइम आया 2 साल बाद, तो जो पहले रेट से खरीदा था उस रेट से तो बेचेगा नहीं, यानी हर साल उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
यानी 10%, 20%। तो अगर मान लो रेट फिक्स हो, जैसे ये बोल दिया है, रेट इज़ फिक्स, यानी रेट आपका फिक्स है, हर साल 10% उसकी वैल्यू घट रही है, वैल्यू 10% डिक्रीज, इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन, याद रखिएगा। ठीक है, यानी डेप्रिसिएट मतलब वैल्यू कम होते जाना। तो क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला वही रहेगा, 1 घट रहा है ना आपका, तो 1 - R/100 के पावर t, तो अमाउंट निकालोगे तो p = 1। अमाउंट मतलब क्या होगा? जो न्यू वैल्यू आएगी, बोल सकते हो न्यू वैल्यू। अपने लॉजिक से आप वर्डों का यूज कर सकते हो, न्यू वैल्यू। ठीक है, ये ओल्ड वैल्यू थी 1 - R/, ठीक है। तो आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता बोल देगा कि 3 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 3 साल पहले क्या थी, तो 3 साल बाद ये होगा ना न्यू वैल्यू, और 3 साल पहले वाला ये पूछ सकता है ओल्ड वैल्यू क्या थी। और यहाँ पर माइनस क्यों? क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि वो वैल्यू उसका बढ़ता जाता है, यानी जैसे ज़मीन ही इस समय देखो, ज़मीन का रेट हर साल बढ़ रहा है, ठीक है, तो 1 प्लस लगेगा वहाँ पर, क्या लगेगा? प्लस 1 + R/100 to t, ओल्ड वैल्यू, यही कहानी रहेगी, न्यू वैल्यू। आज समझ रहे हो आप? तो पॉइंट समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। क्या होता है ना कि जब कोई हम सामान खरीदते हैं, तो जब तक वो उसका वैल्यू बना हुआ है, जब तक यूज में है, तब तक हम बोलेंगे कि उसका डिमांड है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका डिमांड ख़त्म हो जाएगा, तो हम बेचते हैं, उसको हटाते हैं, तो उसको वेस्ट बोलेंगे, वेस्ट या स्क्रैप। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन होगा, द कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज़ 9000, इट्स वैल्यू डिप्रिसिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, यानी 5% इसका वैल्यू हर साल घट जाता है। तो फाइंड द टोटल डिप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, जैसे ही 2 साल बीतेगा तो कितना वैल्यू में कमी आ गई। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन, यानी कितना टोटल डेप्रिसिएशन हुआ। तो आप समझ रहे हो कैसे करेंगे इसको। देखिए, कॉस्ट ऑफ रेफ्रिजरेटर 9000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 5% पर ईयर, यानी हर साल 5%। तो बात समझिएगा, पर एनम बोलेगा तो समझना पड़ेगा। यहाँ पर बोल सकता है हाफ ईयरली, यानी आधा साल में 5%, तो अलग चीज़ हो जाएगी। यहाँ पर बोला है पर ईयर। ठीक है, तो ध्यान से सोचिएगा, टाइम कितना है? 2 साल। ठीक है, तो आपको बताना है कितना होगा 2 साल बाद अमाउंट। अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे? पी, घट रहा है ना भाई, तो क्या लगाएंगे? -R/t, यही वाला फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला हम यूज़ करेंगे। तो अमाउंट कितना है आपका निकालना है अभी, 1 - R कितना है? 5/100। टाइम कितना है वो? 2 साल बाद, यानी 2 साल बाद कितना हुआ। ठीक है, तो देखो 19/20 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। तो अब आप इसका क्या कर सकते हो, 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। 9000 19/20, फिर 19/20, आप इसे सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही डेप्रिसिएट अमाउंट होगा जो आपको देना पड़ेगा, यानी घट के वैल्यू जो आएगी। तो समझ रहे हो ना। अब ये क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है, बोल देगा कि पहले साल 5% घटा, 5% पहले साल, दूसरे साल घटा 10%। तो उस टाइम में आपको सोचना कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे R फिक्स था, अब यहाँ पर R वेरी हो रहा है, तो आप भी थोड़ा दिमाग लगा लो। P 1 - R1 बोल दो बाई 100, 1 - R2/100। भाई R को तो आप चेंज कर सकते हो ना, मैंने नहीं बताया था। टाइम 2 साल है तो 2 लिखो, अब R1 पहले साल के लिए 5 लिख देना, यहाँ पर 10 सॉल्व कर देना, दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके सीखो, कैसे बढ़िया से करते हैं। मिस्टर कुमार बारोड 15,000 रुपये फॉर 2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 8%, 10% रिस्पेक्टिवली, यानी पहले साल 8%, दूसरे साल 10%। इफ़ ही रिपेज, अगर वो 6200 रुपये देते हैं एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के अंत में 6200 रुपये देते हैं, तो फाइंड द आउट स्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी जैसे ही दूसरा साल का एंड होगा तो उन्हें कितना और रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले साल का इंटरेस्ट क्या है? 10%। तो देखिए क्वेश्चन यही था कि 15,000 रुपये उन्होंने बाकी लिया था, ठीक है, या कहीं से लिया था। ठीक है, टाइम कितना था? 2 साल, पहले साल का रेट 8 था, दूसरे साल का 10, और उन्होंने 6200 रुपये रीपे कर दिया था 1 साल बाद।
आफ्टर 1 ईयर। जैसे ही 1 साल बीता उन्होंने इतना पैसा ले जाकर दे दिया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए, यानी सेकेंड ईयर में उन्हें और कितना रुपये देना पड़ेगा कि जिसके कारण उनका बाकी ख़त्म हो जाए। तो आप सोचो कि पहले हम पूरा टोटल अमाउंट निकाल लें तो कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप दोनों साल का अमाउंट निकाल लोगे तो बीच में तो उन्होंने पैसा भी दिया है ना, तो पैसा जब दिया है तो कुछ तो अमाउंट कम हो जाएगा उनका ना, तो जो कम होगा उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, पहले इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट साल के लिए, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर। तो क्या होगा 15,000, 1 प्लस आर कितना है 8/100, यही तो होता है भाई 1 साल के लिए ये वाला टर्म। अभी 2 साल का होता तो हम ये भी लिखते 1 + 10/100। हम नहीं लिखेंगे, क्यों भाई, क्योंकि हमें ने तो पैसा भी दिया है ना 1 साल बाद। तो पहले आप 1 साल का निकाल लो इंटरेस्ट, उसके बाद ये घटा दो, तो जो बचता है उस पर आप इंटरेस्ट देना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, देखो इतना रुपये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपने इतना रुपये तो दे दिया, यानी 1 साल बाद इतना अमाउंट हो गया, लेकिन आप इतना पैड भी तो कर दे रहे हो। पैड का मतलब हटाना पड़ेगा, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या हो जाएगा, यानी 10,000 रुपये आपको अभी बचा हुआ है। तो भाई 10,000 दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, अब इस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो क्या हो जाएगा अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, तो 1,000, 1 + आर, यानी आपको टोटल कितना देना है 11,000 रुपये सेकेंड ईयर में पैड करना पड़ेगा, जिससे आपका बाकी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हर साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था, तो मैंने ये फार्मूला लगा दिया, इससे अमाउंट पता हो गया। क्योंकि मैंने बताया था भाई जब रेट अलग अलग होगा तो आप फार्मूले का यूज कर सकते हो 1 + R1/100। लेकिन मैंने यहाँ पे 1 साल क्यों निकाला, क्योंकि 1 साल बाद आप कुछ पैसा भी दे रहे हो, दोगे तो भाई कुछ तो आपकी रकम कम होगी, तो जो कम होगा उसी पे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। इट इज़ योर आंसर, इतना पैड करोगे आप। ठीक है, एक क्वेश्चन होगा, बोला है कि 8,000 वर्कर्स थे कंपनी में काम करने के लिए और 4 साल में काम करने के लिए लगे हुए थे। जैसे ही पहला साल बीतता है तो 5% वर्कर्स वहाँ से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, फिर दूसरा साल जैसे ही आता है तो जितने लोग काम कर रहे थे उसमें से फिर 5% वर्कर हटा दिए जाते हैं। रिटेंस्ड का मतलब हटाए गए। अभी काम कंप्लीट करना था तो वर्कर्स की कमी पड़ी, तो वहाँ पर 10% वर्कर फिर बढ़ा दिए गए तीसरे साल के एंड में। तो हाउ मेनी वर्कर्स वेयर वर्किंग ड्यूरिंग द 4th ईयर, तो जैसे ही 4th ईयर आया तो कितने वर्कर्स कंपनी में काम कर रहे थे, यही आपसे क्वेश्चन है। तो आपको लग रहा होगा कि इसमें भाई जितने लोग काम कर रहे थे उस पर बढ़ाया जा रहा है ना, तो यहाँ पर भी अमाउंट और CI का खेल होगा। तो समझते हैं क्या है कि पहले वर्कर इनिशियल कितने थे 8,000, किसी काम को 4 साल में करना था, लेकिन क्या होता है कि कंपनी में कुछ वजह से 5% वर्कर 1 साल के अंत में यानी लास्ट में इतने हटा दिए गए। ठीक है, दूसरी बार क्या हुआ कि जैसे ही दूसरा साल बीता तो 5% फिर हटा दिया गया। जैसे ही तीसरा साल एंड होता है तो वर्कर की कमी पड़ती है, तो फिर 10% बढ़ा दिया जाता है। तो जैसे ही 4th ईयर से आएगा तो उस समय वर्कर्स की संख्या क्या होगी, यही आपसे पूछा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं भाई, यही वाला फार्मूला चलेगा आपका। देखिए यहाँ पर क्यों चलेगा मैं बता रहा हूँ आपको, 1 + R1/100, 1 - R2/100, ठीक है। देखो जैसे ही आपका 1 साल बीतेगा भाई, आप क्या कर रहे हो, ये घटा रहे हो ना, तो यहाँ पर माइनस लगाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो, 1 साल बाद का अमाउंट होता है कि नहीं, 1 साल बाद के अमाउंट, यानी 1 साल बाद वर्कर इतने होंगे, फिर जितने वर्कर थे उसमें से फिर घटाया गया, तो 2 साल का अमाउंट यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, 2 साल बाद का अमाउंट। ठीक है, फिर बढ़ा दिया गया तो प्लस, यानी 3 साल बाद इतना टोटल अमाउंट। तो सॉल्व कर लो 8,000। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 1 - R/100। ठीक है, फिर दूसरे साल भी क्या होगा R/100। ठीक है, अब तीसरे साल क्या होगा, बढ़ रहा है तो 1 + R/100। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, आप समझ रहे हो कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये सब पूरा सॉल्व कर लोगे ना, तो तीसरे साल के बाद कितने होंगे, यानी ये अमाउंट ही तो निकलेगा एक तरह से। 3 साल बीतने के बाद का अमाउंट, तो 3 साल बाद बीतने के बाद कितने लोग होंगे, वही तो वर्कर्स कहलाएंगे। क्लियर। अब इसको सॉल्व करिएगा। 19, 20, ठीक है, ये 19, ये 4, 5 4 जा 20, ठीक है। यहाँ पर आप समझ रहे होगे, 4 2 जा 8। तो इतने वर्कर्स 4th ईयर के बिगिनिंग में होंगे, यानी शुरुआत में, यानी 3 साल बीतने के बाद, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, आप आंसर भी मिला सकते हो कैसे हमने किया, ठीक है। तो इस प्रकार बहुत से क्वेश्चन होंगे जिसे आप सॉल्व करके अपना बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।